परिचर्या के मूलभूत सिद्धांत में आज पढ़ेंगे अपन स्टरलाइजेशन के बारे में। विसंक्रमण, विसंक्रमण स्टरलाइजेशन को कहते हैं। ठीक है। शल्य तंत्र से संबंधित उपकरणों को जीवाणु रहित करने को विसंक्रमण या निर्वज्यवाणीकरण स्टरलाइजेशन कहते हैं। शल्य तंत्र किसे कहते हैं? सर्जरी को। ठीक है नहीं, शल्य तंत्र सर्जरी को कहते हैं, ऑपरेशन को। इसके द्वारा रोगजनक व अरोगजनक दोनों ही प्रकार के सूक्ष्म जीवों का विनाश किया जाता है। जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, औजार होते हैं ना, तो उसको निर्जीवाणीकरण करने के लिए, स्टरलाइजेशन करने के लिए, हाँ, अतः है विसंक्रमण तो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु समस्त सूक्ष्म जीवों से मुक्त हो जाती है। आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने सभी सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए गुगुल, राल, अगरादी, धूप, अपने क्या है कि आजकल तो ये जीवाणु रहित में डिटॉल भी चल पड़ी, सेवलॉन है और है, लेकिन अपने आयुर्वेद में क्या है? गुगुल, राल, अगरादी, धूप। ठीक है, कि द्रव्य से धूम वर्ण एवं वर्णित को शुद्ध करने को कहा गया है। ठीक है, तथा इन्हें अनेक प्रकार से औपसर्गिक रोगों को उत्पन्न करने का कारण माना है। जितने भी सूक्ष्म जीव है ना, जैसे मान लो अब दीवार में छिपे हुए हैं या दीवारों की दरारों में है, तो या अपन अगरादी धूप लगाएंगे तो वो धुआं है उसके अंदर जा करके उसको खत्म कर देगा। ठीक है, हाँ। ये साथ साथ भोजन करने से, निश्वास से, गात्र स्पर्श से, वस्त्र, माला इत्यादि के द्वारा ये व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलते हैं, ये ट्रांसफर हो जाते हैं ये बैक्टीरिया। विसंक्रमित की विधियां क्या है? वस्तुओं के विसंक्रमण करने के लिए विधियां प्रयोग में लाई जाती है, परंतु वही विधि श्रेष्ठ होती है जिसके द्वारा समस्त सूक्ष्म जीवों का उनके बीजाणुओं सहित विनाश हो जाए। विसंक्रमण प्राय निम्नलिखित विधियों से किया जाता है। एक तो होती है भौतिक विधि, फिजिकल मेथड, एक होती है रासायनिक, हाँ, केमिकल मेथड। भौतिक विधि द्वारा विसंक्रमण, भौतिक विधियों के अंतर्गत निर्वाजकरण की निम्नलिखित विधियां है। क्या है? ताप, बाय हीट, हाँ, रुक्ष ताप एक होता है, ड्राई हीट एक होता है, आर्द्र ताप यानी मॉइस्ट हीट। विकिरण द्वारा बाय रेडिएशन, निस्यंदन द्वारा बाय फिल्ट्रेशन। ताप द्वारा यह विधि विसंक्रमण है तो इस सबसे प्रयोग में लाई जाती है। ताप दो प्रकार के दिया जाता है, रुक्ष ताप और शुष्क ताप। इस विधि में ताप वायु के द्वारा जीवाणु तक पहुंचता है, अतः इसमें ताप की प्रचंडता एवं समय अधिक आवश्यक होता है, जिससे निष्क्रिय जीवाणु इस प्रकार की शोधन विधि से नष्ट नहीं हो पाते तथा अपने कुल को बढ़ाए लगते हैं, क्योंकि शुष्क अवस्था में जीवाणुओं की मृत्यु दर आर्द्रता अवस्था की अपेक्षा बहुत कम होती है। शुष्क ताप का प्रयोग प्राय शीशे, लोहे के पात्रों को विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिए थे। ठीक है, शुष्क ताप जो है ना, वो जैसे लोहे के, शीशे के, जो भी हो पात्र हो, उसको किया जाता है। सभी पदार्थों को कपड़े या कागज में लपेटकर 170 सेंटीग्रेड तापमान पर यानी 90 मिनट तक ओवन में रखा जाता है। ये ध्यान रखिए भी 170 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और 90 मिनट तक, 3 घंटा तक। ज्वाला द्वारा फ्लेमिंग, सूची, नीडल, कांच की वस्तुएं, स्लाइड्स, स्टील, लोहे व जन इनामेल के पात्रों को निर्वाजन किया जाता है। इस विधि में स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है। स्पिरिट होता है ना, वो पात्र को स्पिरिट के द्वारा भिगोकर आग लगा दी जाती है। इंफ्रारेड विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है? सूचीवेद यंत्र, सिरिंज का निर्जीवाणुकरण होता है। जब यंत्रों को ठंडा करना हो तब इन्हें निस्यंदित नाइट्रोजन, फिल्टर्ड नाइट्रोजन का निर्वाजकरण कोष, स्टरलाइजेशन चैम्बर में प्रेस करा देना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन नहीं हो पाए। विद्युत दहन, इलेक्ट्रिक कौटरी है, ये क्या लिखा है? द्वारा जीर्ण वर्णों का शोधन व छेदन दोनों गर्म हो जाता है। इसके अतिरिक्त नख के नीचे आघात लगने से
रक्त स्राव होकर इकट्ठे हुए रक्त का विस्रावण ताप द्वारा लाल की गई सूची से नख में छेद करके करना चाहिए। तत्पश्चात इस छिद्र को पूजा विरोधी द्रव्य तथा पिंचर वेजन के द्वारा बंद कर देना चाहिए। यह अपूतनिक विधि अपनाने से अधः नख गत वर्ण जीवाणु रहित बना देता है। ये क्या समझे इसके बारे में, जैसे नख है वो चोट लग गई तो वो चोट अंदर की तरफ है नख, और उसको क्या करेंगे, उसको सूचीवेद के द्वारा करके और इसको जीवाणु रहित जो द्रव्य है उसको डाल देंगे तो वो अंदर चला जाएगा। हाँ, आर्द्रता आप यंत्र रबड़ की वस्तु जैसे मूत्र विश्रावणी नाड़ी यंत्र, क्या बोलते हैं मूत्र विश्रावणी नाड़ी यंत्र को, कैथेटर, निकासनी नाड़ी यंत्र, ड्रेनेज ट्यूब, दस्ताने, ग्लोव्स इत्यादि को जल में 2% मीठा सोडा 2% मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट डालकर 30 से 45 मिनट तक उबालना चाहिए। इसको भी उबालना चाहिए, ठीक है। उबालना, वस्तुओं को उबलते हुए पानी में 100 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस 10 मिनट तक, ठीक है, पूरी तरह डुबो कर रखने से अधिकांश रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। यही यंत्र शस्त्रों के रोगाणुनाशक की सामान्य विश्वसनीय विधि है। सबसे बढ़िया विधि यही है, उबालना। परंतु इस विधि से कुछ प्रकार के जीवाणु व विषाणु तथा सभी प्रकार के जीवाणु उबालने से नष्ट नहीं होते। अतः उबालने से किसी वस्तु का पूर्ण विसंक्रमण संभव नहीं है। उबालने की विधि का उपयोग ऐसी वस्तुओं के विसंक्रमण संभव नहीं है। उबालने की विधि का उपयोग ऐसी वस्तुओं के विसंक्रमण हेतु नहीं किया जा सकता जो नमी व उष्मा से नष्ट होती है। उबालते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी वस्तुएं स्वच्छ एवं जैविक पदार्थों से मुक्त हों। वस्तुएं जल में पूरी तरह डूबी रहे। वस्तुएं उबलते हुए पानी में डाली जानी चाहिए, परंतु कांच की वस्तुओं को पहले लपेटकर ठंडे पानी में डालना चाहिए, उसके बाद उबालना चाहिए। जब पानी उबलने लगे तब समय नोट कर लेना चाहिए तथा वस्तु को उबलते हुए पानी में 5 से 10 मिनट तक रहने देना चाहिए, ठीक है। समुद्र जल समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर पानी की क्वथनांक 16 डिग्री सेल्सियस के कम रहता है। अतः ऐसे स्थानों पर उबालने का समय बढ़ा देना चाहिए। भाई कई जगह ठंडी जगह है, जैसे जम्मू कश्मीर साइड में जाएंगे, बर्फीला इलाका है, तो वहां क्या है कि उस समय अवधि बढ़ा देनी चाहिए उबालने की। यदि पूर्ण विसंक्रमण नहीं होने की आशंका हो तो उसे थोड़ा समय फिर से उबाल लेना चाहिए। उबालने वाले पात्र को हमेशा ढककर रखना चाहिए। सभी पदार्थों को एक ही साथ उबालने के लिए एक ही पात्र में रखना चाहिए। तेज धार वाले शस्त्रों को नहीं उबालना चाहिए, क्योंकि उबालने से उसकी धार मोटी हो जाती है। धार वाले है ना, जैसे चाकू है, ब्लेड है, इस तरह की चीजें हैं, वो नहीं उबालनी चाहिए। रबड़ के ग्लोव्स तथा स्टील के बने यंत्र शस्त्रों को एक साथ नहीं उबालना चाहिए, क्योंकि धातु के कारण रबड़ में छेद होने का भय रहता है। उबालते समय जल में पोटेशियम परमैंगनेट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे जंग लगने की संभावना रहती है। ऊनी व रेशमी वस्त्रों को कभी उबालना नहीं चाहिए तथा जिन वस्त्रों में रक्त व पुए लगा हो उसको साबुन से साफ कर फिर उबालना चाहिए। वाष्प द्वारा विसंक्रमण, यह विसंक्रमण की कम खर्चीली, सुविधाजनक व प्रभावशाली पद्धति है। अब ऑटोक्लेव आएगा आगे। आप इसमें भाप द्वारा जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। शुष्क ताप द्वारा या उबालने पर जिन जीवाणुओं को नष्ट करने में अधिक समय लगता है वही उन्हें कम समय में नष्ट किया जा सकता है। वाष्प का वस्तुओं में प्रवेश की अद्भुत क्षमता होती है। वाष्प किसे कहते हैं? भाप को। यदि इस पर दबाव बढ़ा दिया जाए तो जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता और बढ़ जाती है। इसके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले यंत्र को ऑटोक्लेव, ठीक है, ऑटोक्लेव कहते हैं। इसमें जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए उच्च ताप, दबाव और आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है। उसमें भाप के द्वारा भाप बनती है ऑटोक्लेव में। पानी डाल करके जितने भी यंत्र शस्त्र अपने हैं उसको मतलब स्टरलाइज करके पहले उसको धो लो, स्टरलाइजेशन करके, और उसके अंदर रखा जाता है ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव को बंद कर दिया जाता है, फिर उसके पानी उबलता है। पानी उबलने से उसमें भाप बनती है, भाप से वो स्टरलाइज हो जाते हैं जीवाणु रहित। ऑटोक्लेव जो वस्तुएं अधिक ताप व नमी से नष्ट हो सकती है, इन्हें छोड़कर सभी वस्तुओं को विकसित करने के लिए ऑटोक्लेव का प्रयोग किया जाता है। परिचय क्या है इसका ऑटोक्लेव का?
ये एक एल्यूमिनियम की मोटी व मजबूत ड्रम के आकार का पात्र होता है। इसके भीतर चैम्बर युक्त एक अन्य पात्र होता है जिसमें विसंक्रमित किए जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता है तथा भीतरी चैम्बर को एक छोटे से स्टैंड पर रखा जाता है तथा द्वार को बंद कर स्क्रू से कस दिया जाता है। बाहरी चैम्बर में पानी भर दिया जाता है। ठीक है। ढक्कन द्वारा पूरे पात्र को बंद कर दिया जाता है। इस ढक्कन के ऊपर सेफ्टी वाल्व एवं दाब मापी यंत्र लगा रहता है। सेफ्टी वाल्व किसको कहते हैं? अपने कुकर देखा ना, कुकर, कुकर के ऊपर जो सीटी होती है उसको बोलते हैं। ठीक है। उसी हिसाब से इसके अंदर ऑटोक्लेव में होता है। ढक्कन द्वारा पूरे पात्र को बंद कर दिया जाता है। इसके ढक्कन के ऊपर सेफ्टी वाल्व एवं दाब मापी यंत्र लगाया जाता है। कार्य विधि क्या है इसकी? यह विद्युत चलित यंत्र होता है। बड़े चैम्बर में डाले गए जल का ताप बढ़ने लगता है जिससे वाष्प बनती है, प्रारंभ हो जाती है। बाहरी चैम्बर का वाष्प भीतरी चैम्बर में प्रवेश करती है। जैसे ही वाष्प भीतरी चैम्बर में प्रवेश करती है वहां की उपस्थिति वायु वाल्व से होकर बाहर निकल जाती है। इस प्रकार वाष्प को निरंतर अंदर के चैम्बर में तब तक प्रवाहित किया जाता है जब तक वांछित तापक्रम नहीं हो पाता। भीतर के चैम्बर का तापक्रम एवं दबाव नोट करते रहना चाहिए एवं महत्वपूर्ण होता है तथा आवश्यक तापक्रम प्राप्त करने के लिए इसे निश्चित समय तक प्रारंभ रखना चाहिए। सामान्यतः वाष्प का तापमान होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। ठीक है नहीं, ऑटोक्लेव है ना, उसके अंदर दाब होना चाहिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड। दबाव 1.5 किलोग्राम, हाँ सेमीग्राम रखा जाता है। विसंक्रमित करने के लिए इस दाब ताप को 30 मिनट तक बनाए रखना तो आवश्यक है। हाँ सेंटीमीटर रखा गया है 1.05 ये मतलब वजन के हिसाब से है। हाँ वजन के हिसाब से सेंटीमीटर रखा जाता है। और हाँ विसंक्रमण के लिए इस दाब को 30 मिनट तक रखना चाहिए। जो अपना वो प्रेशर कुकर है ना, ये आपका ऑटोक्लेव, इसको 30 मिनट तक बंद रखना चाहिए। यदि वाष्प को एक बंद बर्तन में रखा जाता है तो वह उस समय दबाव डालती है, जिसके कारण उसका ताप जल में अवस्थानांक से अधिक हो जाता है जिससे वह छिद्र युक्त पदार्थों में शीघ्रता से घुस जाती है। नियत समय अवधि के पश्चात वाष्प को प्रवाह तक बंद कर दिया जाता है, परंतु ऑटोक्लेव का ढक्कन जब तक नहीं खोला जाए जब तक दबाव मापी शून्य तापक्रम पर न हो जाए। इसके अंदर वो घड़ी लगी रहती है पूरे के, तो वो घड़ी है वो नीचे डाउन होती जाएगी, अपना आप ठंडा होता जाएगा ना, उसके बाद में उसको खोलना चाहिए। तापक्रम 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आता। ऐसा करने से द्रव्यों को इतना ठंडा होने का समय मिल जाता है कि वे दबाव कम होने पर बर्तन में से बाहर निकलने तथा इससे पैक किए गए सामानों को सूखने से भी सहायता मिलती है। सावधानियां क्या है? ऑटोक्लेव में विसंक्रमित हुई वस्तुओं को शुद्ध संदर्भ यंत्र की सहायता से बाहर निकालना चाहिए। जैसे कोई चिमटी चामटी हो ना शुद्ध, उससे बाहर निकालना चाहिए। उन वस्तुओं का शुद्धिकरण एवं विधि द्वारा करना चाहिए जो उच्च ताप दाब नमी से खराब नहीं होते। ऑटोक्लेव के चैम्बर को वस्तुओं से पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए, पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए। ठीक है। रिक्त स्थान रहने पर ही भाप उस वस्तु को सभी स्थानों पर संग्रह कर देती है, फूस के नहीं भरना चाहिए। मान लो ये ऑटोक्लेव है ना, इसमें थोड़ी जगह रहनी चाहिए वापस घूमने के लिए। ऑटोक्लेव को बीच में कभी खोलना नहीं चाहिए, बीच में नहीं खोलना चाहिए इसको। जब उसका दबाव शून्य तथा तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हो जाए तभी खोलना चाहिए। विसंक्रमित की जाने वाली सभी वस्तुओं को एक साथ रखकर एक ही समय में विसंक्रमित करना चाहिए। तो जितने भी है ना, जैसे टावल है, आपके यंत्र शस्त्र है, वो सभी एक साथ में ही कर लेना चाहिए उनको। विकिरण द्वारा विसंक्रमण, सूर्य का प्रकाश व शुद्ध वायु प्राकृतिक विसंक्रमित है। पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज का सबसे सस्ता रूप सूर्य के प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है, जो जीवाणु के लिए विशेष हानिकारक होता है। कमरों के भीतर उपस्थित वायु तथा नम सतह का विसंक्रमण नहीं किए किरणों द्वारा होता है। सूर्य का प्रकाश वहां के जीवाणुओं को उत्पन्न नहीं होने देता। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित गामा किरणों से
वेदन की शक्ति सर्वाधिक होती है, इसलिए जो वस्तुएं अधिक ताप व दाब सहन नहीं कर पाती उनका शुद्धिकरण इस विधि से किया जाता है। सूर्य किरणें विकिरण की सहायता से उस वस्तु के बाह्य या अभ्यंतर सतह को विसंक्रमित कर देती है। इसलिए प्लास्टिक की वस्तुएं, सिरिंज व कैथेटर, रोगियों के कंबल, गद्दे व बिस्तर सूर्य के प्रकाश में ही शुद्ध हो जाते हैं। जो बीमार है ना, बीमार के जो वस्त्र वगैरह हैं वो बाहर रख देना चाहिए सूर्य प्रकाश में। अपन रखते हैं ना घरों में कई बार, जैसे रजाई कंबल वगैरह हो रहे हैं तो बाहर मतलब जीवाणु रहित हो जाते हैं। सूर्य का प्रकाश अल्ट्रा वायलेट किरण आती है तो उसको वो विसंक्रमित कर देती है। तीक्ष्ण शस्त्रों को प्लास्टिक की पन्नियों में रखकर सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, जिससे विसंक्रमण के पश्चात स्पर्श करने पर अशुद्ध न हो उसके। हानियां क्या है? इस पद्धति से विसंक्रमण में अधिक समय लगता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसलिए उसके सामने पड़ने वाले वस्तुओं पर जिन पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव पड़ता है वही विसंक्रमित हो जाती है। मतलब इसमें जो हानि है ना, कौन से में? तो सूर्य के प्रकाश में। तो उसमें क्या है कि जैसे अब रिजाई की तय है, समेट के रखते हैं तो ऊपर ऊपर तो उसकी किरण पड़ती है, नीचे नहीं पड़ती। इसलिए हानियां ये है कि भी उसको उल्टा पलटी की जाए। ठीक है। अन्य वस्तुएं जो साथ रखी जाती है वे विसंक्रमित नहीं हो पाती। छाया में रखे गए जीवाणु अप्रभावित रहते हैं, इसलिए सभी तहों पर प्रकाश का पड़ना आवश्यक होता है। पराबैंगनी किरणें द्रव का अध्ययन नहीं कर पाती। पराबैंगनी किरणों का शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे नेत्र की श्लेष्म कला, त्वचा ऊतकों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। रासायनिक द्वारा विसंक्रमण निस्यंदन विधि का प्रयोग जीव विरोधी औषधि के घोल व सीरम को जीवाणु रहित करने के लिए किया जाता है, परंतु इस विधि से घोल की विषाणु रहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस विधि में प्रयोग होने वाले विशेष संशोधन यंत्रों के छिद्र 0.75 फोर के प्रमाण में होते हैं, इसमें से जीवाणु निकल जाते हैं, इसलिए इस विधि द्वारा निर्जलीकृत सीरम सुरक्षित नहीं माना जाता। रासायनिक विधि क्या है? केमिकल मेथड जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए विभिन्न रासायनिक पदार्थों का विलयन बनाकर उसमें उपकरणों को रखकर धोकर पहुंचकर विसंक्रमित किया जाता है। इस रासायनिक पदार्थों के कारण जीवाणुओं के संरचना से परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे वे वृद्धि नहीं कर पाते या नष्ट हो जाते हैं। जैसे सेवलन वगैरह होता है ना, विभिन्न प्रकार के रासायनिक द्रव्य में भिन्न भिन्न अंतर होता है। विलयन की सांद्रता, विसंक्रमणता में प्रयुक्त पद्धति, विसंक्रमित की जाने वाली वस्तुओं की बनावट, तापमान, संक्रमण का प्रकार। चिकित्सालय में निम्नलिखित द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? सिप्रेट, फिनाइल, अल्कोहल बोलते हैं ना, ये अल्कोहल, सिप्रेट, अल्कोहल, लाइसोल, यूसोल, डिटॉल, सेवलॉन, फिनाइल, आयोडीन, मर्क्यूक्राम, आइडोफॉर्म, फॉर्मेलिन, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, कार्बोहाइड्रेट एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जेनेशियन बायोलेट और फेरजिनोल। ये अपने हॉस्पिटल के अंदर ही मिलते हैं वहां। ठीक है, इसे जीवाणु रहित करते हैं। इन रासायनिक द्रव्यों के प्रयोग से निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। अब सावधानी बताएगी, अभी इसकी सावधानी क्या रखें? सुगमता से उपलब्ध होने वाला तथा कम खर्चीला हो, यह उस वस्तु के विसंक्रमण के लिए उपयुक्त हो, वस्तु का नाश न हो, द्रव में घुलनशील हो, अल्प मात्रा में भी सक्रिय हो, दुर्गंध रहित हो। ठीक है। अब है प्रयोगशाला परीक्षण हेतु नमूनों का संग्रहण। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये लिखे है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फॉर लेबोरेटरी टेस्ट। नमूनों को किसी वस्तु या पदार्थ परीक्षण किया जाता है कि ऐसी अल्प मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उसके समस्त गुणों व प्रकृति को प्रदर्शित करती है। सिद्धांत क्या है? यदि दूषित व लापरवाही से नमूनों का संग्रहण किया जाएगा तो उनका परिणाम गलत प्राप्त होंगे, जिनके कारण रोग विनिश्चय व चिकित्सा व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हो गया क्या? है? संक्रमण की विधि क्या है? अब संग्रहण की विधि अपने ये जो ऊपर बताया ना, प्रयोगशाला परीक्षण है तो नमूना,
नमूना बिल्कुल स्वच्छ हाथ होना चाहिए, स्टरलाइजेशन उसके बाद में ब्लड वगैरह लेना है और है सब काम मतलब अपने स्टरलाइज हाथों से करना चाहिए, या फिर ग्लोव्स वगैरह पहनते हैं उन ग्लोव्स पहन करके करना चाहिए। रोगी को नमूनों के संग्रहण के बारे में स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि उससे नमूनों का संग्रहण कब करना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है आदि। मूत्र का नमूना लेने के पूर्व रोगी को अपने बाह्य जननांगों की विसंक्रमित द्रव्यों, साबुन, डिटॉल, गर्म जल आदि से सफाई कर लेने के लिए कहना चाहिए। नमूनों के संग्रहण में प्रयुक्त उपकरण एवं पात्र स्वच्छ सूखे होने चाहिए। ठीक है। संग्रहण करने के पात्र में पूर्व में कोई एंटीसेप्टिक घोल नहीं रखना चाहिए, एंटीसेप्टिक घोल नहीं होना चाहिए महेंद्र। यदि रखा गया है तो उसे अच्छी प्रकार साफ कर लेना चाहिए। यथासंभव प्रातः काल ही नमूनों का संग्रहण करना चाहिए, मतलब सुबह का टाइम है ना, उस समय करना चाहिए, जैसे ब्लड है, यूरिन है, स्टूल है, हाँ? यदि संवर्धन नमूना कल्चर स्पेसिकम लेना हो तो निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। नमूना रखने के लिए विसंक्रमित पात्र का प्रयोग करना चाहिए। मूत्र का नमूना मध्य प्रवाह है, बीच की धार का मूत्र या कैथेटर के द्वारा लेना चाहिए। स्त्रियों में मासिक काल मेंस्ट्रुएशन पीरियड में नमूनों का संग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है। ध्यान देने बात यह है, जो मतलब एमसी वगैरह ये तो नमूना नहीं लेना चाहिए पेशाब वगैरह का। नमूना लेने से पूर्व पश्चात पात्र के अंदर की दीवार को उंगली से साफ कर रुई से साफ करना चाहिए। पात्र का ढक्कन निकालकर इस प्रकार रखना चाहिए कि उसके भीतरी दीवार दूषित न हो। पात्र के ढक्कन को नमूना लेने के पूर्व खोलना चाहिए तथा नमूना लेने के बाद अच्छी प्रकार बंद कर देना चाहिए। यदि कमरे के तापमान पर नमूने को लंबे समय तक रहने दिया जाए तो गलत परिणाम आने की संभावना होती है, क्योंकि नमूनों का विघटन हो जाता है, अवांछित जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है, रोगजनक जीवाणुओं का विनाश हो सकता है। रक्त रसायन ब्लड केमिस्ट्री पूरे दिन तक एक जैसी नहीं रहती, यह भोजन ग्रहण करने के साथ परिवर्तन होती रहती है। परीक्षणों के परिणामों की शुद्धता एवं विश्वसनीयता नमूनों के संकरण विधि पर निर्भर करती है। नमूनों को किस प्रकार प्रयोगशाला लेबोरेटरी तक ले जाया जाता है तथा रिपोर्ट्स किस प्रकार लिया जाता है, यह महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे कि नमूने प्राप्त हो, प्रत्येक नमूनों पर आवश्यक विवरण सहित लेबल लगा देना चाहिए। यह मूत्र संग्रहण करने का पात्र है ये। ठीक है। रोगी का नाम ऊपर मतलब एक चिट लगाई जाती है, उस पर लिखा होता है रोगी का नाम, संयाक नंबर, दिनांक और परीक्षण प्रकार। ठीक है नहीं। रोगी का नाम जैसे उम्र है, सही या क्रमांक है, ये होनी चाहिए, ओपीडी हो या आईपीडी हो। जो भी आप नमूना लेंगे, जैसे आजकल तो वो कांच की वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, बीकर, हाँ, उसके अंदर लिया जाता है। तो उस पे क्या है, नाम वगैरह लिखते हैं। और प्लास्टिक के आजकल वो उसके चलती है, हाँ हाँ, कांच की भी होती है और दूसरा वो फाइबर होता है ना, फाइबर ग्लास भी होता है उसमें, दोनों में आते हैं। अच्छी तो कांच वाली होती है उसमें, कांच वाली सबसे बेस्ट तो कांच वाली होती है उसमें। संग्रहण में सावधानी है क्या है भाई? प्रयोगशाला परीक्षण हेतु हमेशा ताजे नमूने लेने चाहिए। जैसे ही नमूने एकत्रित हो उन्हें तुरंत प्रयोगशाला में भिजवा देना चाहिए। जीवों की गतिशीलता केवल ताजे नमूने में ही दृष्टिगत होती है। नमूनों को रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, क्योंकि जीवाणु कमरे के तापक्रम में ही संख्या में वृद्धि करते हैं। जब कभी मूत्र को 24 घंटे तक रखना हो तो उसमें परीक्षण प्रिवेंटिव मिला देना चाहिए। मधुमेह में औषधि मात्रा निर्धारण है तो मूत्र के नमूनों का संग्रहण करना चाहिए। रक्त के रासायनिक विश्लेषण यथा ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सीरम, प्रोटीन आदि है तो भूखे पेट रक्त के नमूने संग्रहण करना चाहिए। ठीक है। शीत उष्ण सुप्लोत का प्रयोग, ये क्या है, कोल्ड हॉट स्पॉन्गिंग, हाँ कोल्ड स्पॉन्गिंग है ये। शीत प्लॉथ अति जबरग्रस्त रोगी के शरीर का तापक्रम कम करने के लिए शीत प्लॉथ का प्रयोग किया जाता है, जिससे शरीर की उष्ण सतह पर रखे ठंडे प्लॉथ में स्थानांतरित हो सके। प्राय कक्षा, प्रदेश, उरु संधि, ग्रीवा पर गीली तौलिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्योंकि इन स्थानों पर रक्त वाहिनियां त्वचा के सतह के अधिक समीप होती है। प्रत्येक भाग को हल्के हाथ से पोंछना चाहिए। रगड़ने से कोशीय चयापचय से भी वृद्धि होती है। प्लॉथ किसको कहते हैं? प्लॉथ अपन वो कहते हैं नहीं, तौलिया तालिया ऊपर रखते हैं, जैसे बुखार आ गई किसी के, उसके ऊपर तौलिया दे करके रखते हैं। हाँ,
उसको प्लोथ कहते हैं। तीव्र जबर होने पर एक पात्र में शीतल जल लें, 2 पट्टी या कपड़े का टुकड़ा लेते हैं, रोगी को आराम से लेटाकर पट्टी को 2-3 बार तय बनाकर शीतल जल में भिगोकर तथा जल को निचोड़कर उसके मस्तक पर रखते हैं। कुछ समय पश्चात उस पट्टी को हटाकर दूसरी पट्टी मस्तक पर रखते हैं। यह क्रिया आधे से 1 घंटे तक करना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे रोगी का ज्वर उतर जाता है। ज्वर मानी बुखार। सामग्री, सामग्री में क्या चीज है? पात्र, पानी का शीतल जल होना चाहिए, 2 पट्टी, पतले कपड़े का टुकड़ा, उष्ण प्लोथ यानी हॉट स्पंजिंग। मूर्छा, अवसाद आदि रोगियों में शरीर का तापक्रम सामान्य करने के लिए उष्ण प्लोथ का प्रयोग किया जाता है। जन मूर्छा वगैरह आईडी हो ना, उसको मतलब ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी से करना चाहिए। पट्टी पट्टी रखे ना अपन, तो गर्म पानी से, जिससे उष्ण प्लोथ की उष्णता शरीर के शीत सतह पर स्थानांतर हो जाती है। इसके अतिरिक्त घी तथा औषधि युक्त तेल को हथेली व पातल पर रखकर मालिश की जाती है, जिससे शीत सतह पर उष्मा स्थानांतर होकर रोगी का शरीर गर्म हो जाता है, सामान्य तापक्रम हो जाता है। गर्म व शीतल प्रयोग के प्रभाव का काल। अब स्थानीय गर्म स्थानों में गर्मी या उष्मा के संपर्क से 20 से 40 मिनट पश्चात गर्मी पहुंचना बंद कर देती है। लगभग 1 घंटे का समय पुनर्लाभ या प्राकृतिक स्थिति में लाने के लिए दिया जाता है, अन्यथा वाहिका संकोचन परेशान होने लगता है। शीतल प्रयोग में प्राथमिक प्रभाव केवल 30 से 60 मिनट तक विद्यमान रहता है। इसके पश्चात 1 घंटे के लिए रुकना पुनर्लाभ हेतु आवश्यक होता है, अन्यथा वाहिका विस्थापन प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। चलो